नमस्कार स्टूडेंट, हम चैप्टर थर्ड पहले शुरू कर चुके हैं। पहले भाग में हमने पढ़ा था मांग की अवधारणा। मांग किसे कहते हैं, इच्छा, आवश्यकता और मांग के बीच में क्या अंतर होता है। फिर हमने पढ़ा मांग कितने प्रकार की होती है, मांग अनुसूचियाँ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, मांग वक्र क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। साथ के साथ हमने पढ़ा कि मांग के तत्वों, मांग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। हमने उसी वीडियो में मांग के नियम की शुरुआत कर दी थी, लेकिन इस वीडियो में हम उसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ हम ये तो जानेंगे कि मांग का नियम क्या होता है, मांग का नियम किन पे लागू होता है और किन वस्तुओं पर लागू नहीं होता, और बाकी हम इस वीडियो में जो भी इस चैप्टर में हमारे कॉन्सेप्ट रह गए हैं उन्हें हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए आज शुरुआत करते हैं। मांग का नियम। मांग का नियम क्या होता है? मांग का नियम वह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर एक वस्तु की कीमत के घटने पर उस वस्तु की मांग की मात्रा में वृद्धि होगी और कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग की मात्रा में गिरावट आएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि मांग का नियम ये बताता है कि मांग की मात्रा और मांग की कीमत में कैसा संबंध पाया जा रहा है। तो मांग की मात्रा और मांग के बीच में हमें विपरीत संबंध मिलता है। जब हमारी कीमत घट जाएगी तो हमारी मात्रा बढ़ जाएगी, और जब हमारी कीमत बढ़ जाएगी तो हमारी मात्रा घट जाएगी। तो ये समझाता है, आप इन एरो को देखिए, ये एरो बताते हैं कि एक दिशा में जा रहा है और दूसरा उसकी विपरीत दिशा में आ रहा है। इसका मतलब मांग का नियम कीमत और मांग की मात्रा के बीच में विपरीत संबंध को स्थापित करता है। आगे शुरुआत करते हैं। जैसे इस डायग्राम से आप देख सकते हैं, जब हमारी कीमत 75 थी तब जब हमारी कीमत 75 थी तब हमारी मात्रा जब हमारी कीमत 75 थी तब हमारी मात्रा 500 थी, और जब हमारी कीमत 100 हो गई तब हमारी मात्रा 250 ही रह गई। इससे ये पता चलता है कि कीमत के बढ़ने पर मात्रा 500 से 250 हो गई और कीमत के घटने पर मात्रा 250 से 500 हो गई। दोनों के बीच में विपरीत संबंध पाया गया। कीमत के घटने पर मात्रा बढ़ गई और कीमत के बढ़ने पर मात्रा घट गई। इसमें हमें एक बात और समझना ज़रूरी है कि अन्य बातें समान रहने पर या स्थिर रहने पर का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि कीमत के अलावा ऐसे जो भी तत्व हैं जो मांग को निर्धारित करते हैं, जैसे उपभोक्ता की आय, मौसम, दूसरी वस्तुओं की कीमतें, आपकी रुचियाँ, पसंदगी, जनसंख्या, ये सब चीज़ें जो मांग को प्रभावित करती हैं वो सब स्थिर मानी गई, सिर्फ कीमत को छोड़कर। यहाँ हमने सिर्फ कीमत के साथ मांग की मात्रा के संबंध को देखा है। आपसे एग्जाम में 1 नंबर में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि सेट्रस पैरेबस क्या होता है। सेट्रस पैरेबस का मतलब यही होता है अन्य बातें समान रहने पर। अब हम ये पढ़ते हैं कि मांग का नियम कहाँ कहाँ लागू होता है। मांग का नियम लागू होने के कारण या कौन कौन से कारण होते हैं जो मांग का नियम लागू होता है। पहला है हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम। अब इस नियम को समझने के लिए हमें पहले चैप्टर 2 का एक बार दोहरान करना पड़ेगा, जो कि इस बार कठिन परिस्थितियों को देखते हुए और बच्चों की मुश्किलों को आसान करते हुए हमारे यहाँ पे कोर्स को कुछ % तक कम किया गया। उसमें हमारा सेकंड चैप्टर हटा दिया गया। सेकंड चैप्टर जो था हमारा उपयोगिता से रिलेटेड था, उसी से ही ये नियम संबंधित है। पहले मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा समझा देती हूँ, फिर आपको आसानी से ये नियम समझ आ जाएगा। उपयोगिता जो चैप्टर था उसमें हमने ये बताया कि उपयोगिता क्या होती है। तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो संतुष्टि होती है उसे हम उपयोगिता कहते हैं। अगर आपको भूख लग रही है और आपको खाना मिले तो जो खाना है उस खाने को प्राप्त करने के बाद आपको अच्छा लगेगा, आपके पेट को अच्छा लगेगा। तो वो सब चीज़ें क्या है, हमारी उपयोगिता को दर्शाता है। उपयोगिता को दर्शाने के लिए 2 नियम थे जो उस चैप्टर में हमें पढ़ाए गए थे। पहला था हास्यमान का सीमांत नियम और दूसरा है सम सीमांत नियम। पहले हम ये समझ लें कि सीमांत उपयोगिता होती क्या है। जब हम किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करते हैं तो वो हमारी सीमांत उपयोगिता कहलाती है।
इस नियम को समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम समझने के लिए आपको एक उदाहरण देती हूँ, जिस उदाहरण से आपको इस कंसेप्ट को समझने में आसानी होगी। हम गोलगप्पे खाने गए, हमने एक गोलगप्पे खाया। अब पहला गोलगप्पा आपको खाना है तो आपको पहले से ही मन में था कि हमें गोलगप्पे खाने, उसे खाने की इच्छा थी, बहुत मन कर रहा था, अंदर पानी आ रहा था मुंह में। तो आपने एक गोलगप्पा खाया, एक गोलगप्पा खा के आपको बहुत अच्छा लगा, दूसरा खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया, पांचवा खाया, छठे तक आपका गला बिल्कुल चौंकने लगा, आपको मिर्ची लगने लगी, सातवें तक आपने मना कर दिया। तो यही हास्यमान का नियम है कि जिस तरीके से हम अपनी वस्तु की इकाइयों को बढ़ाते जाएंगे, उससे प्राप्त जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती चली जाएगी। कि पहले मुझे एक गोलगप्पे से तो 10 मिली थी, दूसरे से हमें 8 ही मिली, तीसरे से मुझे 6 ही मिली, और पाँचवें छठे पे तो 0 हो गई, और सातवें पर -2 ही रह गई। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे इकाइयाँ बढ़ती गई वैसे वैसे हमारी उपयोगिता भी घटती गई। लेकिन कौन सी उपयोगिता? सीमांत उपयोगिता। तो वहाँ पर आपका जो मांग का वक्र है जो ऋणात्मक बनता है वो इसी कारण बनता है क्योंकि हमारे यहाँ हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। कैसे लागू होता है? आपने देखा होगा, ऊपर आपको मैंने दिखाया था, देखिए इस डायग्राम में ऐसे ही बनता है सीमांत उपयोगिता का डायग्राम भी, पर वो नीचे से ऋणात्मक होता है, लेकिन ये ऋणात्मक नहीं है। इसका जो ऊपर उसका जो ऊपर का भाग है वही हमारा मांग वक्र कहलाता है। ये ऐसा इसलिए बना क्योंकि जैसे जैसे आपने कीमतें घटी तो आप उसकी मात्रा को ज़्यादा प्रयोग करोगे, उस वस्तु की ज़्यादा मात्रा को लोगे। जैसे आप उस वस्तु की मात्रा को ज़्यादा बढ़ाओगे वैसे ही वो आपकी कीमत के बराबर आ जाएगी। और अगर कीमत घटी हुई है या बढ़ी हुई है तो आप उसकी कीमत, उसकी मात्रा को उस तरीके से बढ़ाओगे घटाओगे कि वो कीमत के बराबर आ जाए। तो आपकी सीमांत उपयोगिता हमेशा कीमत के बराबर ही रहेगी। इस कारण से आपका जो मांग वक्र है वो भी नीचे की तरफ ऋणात्मक ही रहता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं केस 1, यहाँ पर सीमांत उपयोगिता एक वस्तु की और सीमांत उपयोगिता दूसरे वस्तु की बराबर नहीं है। जो x वस्तु है उसकी ज़्यादा है और y वस्तु की कम है। अब x वस्तु की जब सीमांत उपयोगिता ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा? वो x वस्तु का ज़्यादा प्रयोग करेगा। जैसे हम एग्जांपल लें, x वस्तु तो हमारी हुई गोलगप्पे और y वस्तु हुई हमारी आइसक्रीम। अब वो जो हमारे गोलगप्पे हैं उसकी सीमांत उपयोगिता तो ज़्यादा है और हमारी आइसक्रीम की कम है, तो इसका मतलब वो आइसक्रीम कम खाएगा और गोलगप्पे ज़्यादा खाएगा। जैसे जैसे वो खाता अपने उस गोलगप्पे को बढ़ा देगा वैसे ही गोलगप्पे आइसक्रीम के बराबर हो जाएंगे और ये MUX PX = MUY PY हो जाएगा। इसी तरह दूसरे केस में देखिए, अगर कीमत यदि x की कीमत बढ़ती है तो अगर x की कीमत बढ़ी हुई है तो MUX कम है किससे? MUY से। मतलब गोलगप्पे कम है किसकी तुलना में? आइसक्रीम की तुलना में। तो क्यों कम है? क्योंकि हमारे गोलगप्पों की कीमतें बढ़ गई और आइसक्रीम की कीमत सस्ती है, तो हम आइसक्रीम अब ज़्यादा खाएंगे और जैसे जैसे हम ज़्यादा खाएंगे वैसे हम गोलगप्पों की कीमत के बराबर आ जाएंगे। इसी तरीके से हमारा ये हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम कार्य करता है। दूसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब होता है कि जब हम बाजार में कोई वस्तु खरीदने जाते हैं और एक वस्तु जो हम हमेशा से खरीदते हैं वो महंगी हो गई, तो उसकी जगह हम वो महंगी वस्तु ना लेकर हम वो कोई सस्ती वस्तु ले लेंगे। इसमें हम चाय का उदाहरण ले सकते हैं कि मैं रेड लेबल लेने गए हम बाज़ार में और रेड लेबल महंगी थी, तो हमने रेड लेबल की जगह लिप्टन यूज़ कर ली या फिर टाटा अग्नि यूज़ कर ली। तो हमने उस रेड लेबल की जगह किसको यूज़ करना शुरू कर दिया? लिप्टन को या फिर टाटा अग्नि को यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इसे कहते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक वस्तु की जगह, एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को स्थान देना। आय प्रभाव। आय प्रभाव दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक आय प्रभाव और दूसरा होता है मौद्रिक आय प्रभाव। वास्तविक आय प्रभाव को समझाने के लिए पहले मैं आपको मौद्रिक आय प्रभाव बता देती हूँ जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मौद्रिक आय प्रभाव का मतलब है कि आज आपकी इनकम है 500 रुपये, तो आप उस हिसाब से खर्चा करेंगे। कल आपकी इनकम 1500 रुपये हो गई तो कितना इंक्रीमेंट हुआ? 1000 रुपये बढ़ गए। 1000 रुपये बढ़ गए तो आप उसी हिसाब से खर्च करेंगे, तो आपके खर्च भी बढ़ गए। तो वो हमारा हुआ आय प्रभाव। कौन सा वाला? मौद्रिक आय का प्रभाव। दूसरा होता है हमारा वास्तविक आय प्रभाव। अब वास्तविक आय प्रभाव में क्या होता है कि हमें पता है कि बाज़ार में चीनी 1 किलो 40 रुपये की मिलेगी,
तो हमें ये हम पैसे लेके गए 40 रुपये के हिसाब से कि हमें 1 किलो चीनी लानी है। जब आप दुकान पे पहुँचे और आपको पता चला कि आपकी वो 1 किलो चीनी 40 रुपये की ना होकर अब वो 30 रुपये में मिल रही है, तो पहले आपको 40 रुपये में 1 किलो चीनी मिल रही थी, अब आपको 40 रुपये में 1.25 किलो चीनी मिलेगी। तो ये आपका वास्तविक आय का प्रभाव हुआ कि आपको 1.25 किलो चीनी मिली, मतलब सवा ज़्यादा मिली। तो इसे हम आय प्रभाव की श्रेणी में लाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका, जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसके नए उपभोक्ता हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण बताया था चाय का, रेड लेबल महंगी थी तो रेड लेबल की जगह हमने टाटा अग्नि यूज़ करनी शुरू कर दी। अब जो रेड लेबल के उपभोक्ता थे वो किसके पास चले गए? टाटा अग्नि के पास चले गए। तो टाटा अग्नि के उपभोक्ता ज़्यादा हो गए और रेड लेबल के कम हो गए। ऐसे ही जब कोई वस्तु की कीमत घटती है तो उसके उपभोक्ता भी बढ़ जाते हैं। और पांचवा है कि जब हम किसी वस्तु की कीमत घटेगी तो उसके उपभोग भी बढ़ जाएंगे। कैसे? अगर दूध महंगा हो गया तो दूध का हम पनीर बना सकते थे, मिठाई बना सकते थे, खीर बना सकते थे। अब दूध महंगा हो गया तो हम सिर्फ चाय पिलाएंगे, या जो ज़रूरत के लिए दूध पीना है तो दूध पियेंगे, बस इसके लिए ही काम में लेंगे। लेकिन अगर दूध की कीमतें घट जाएँ तो हम उसका पनीर भी बनाएंगे, मिठाई बनाएंगे, खीर बनाएंगे, दही बनाएंगे और कई कई पकवान बना सकते हैं। अब ऐसे भी अपवाद हैं जहाँ मांग का नियम लागू नहीं होता। तो सबसे पहला अपवाद है गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं कौन सी वस्तु होती हैं? गिफिन वस्तुएं ऐसी घटिया वस्तुएं होती हैं जिनमें आय का प्रभाव अधिक होता है घटिया वस्तु की तुलना में। अब हम इसे कैसे समझेंगे? गिफिन वस्तुएं, गिफिन नामक एक अर्थशास्त्री था, उसके नाम पर दिया गया। गिफिन का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर आपकी आय बढ़ जाती है, अगर 500 से 1000 बढ़ती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 500 से 1500 हो जाए या 2000 हो जाए तो आप उन महंगी महंगी चीज़ों को खरीदना शुरू कर दोगे जो आपके पास नहीं थी। पहली वाली चीज़ों को हटा दोगे जो इन्फीरियर है। साइकिल है आपके पास, साइकिल को हटा दोगे और आप गाड़ी खरीद लोगे। तो वो सब चीज़ें गिफन गुड्स में आती हैं। गिफन गुड्स का मतलब होता है जहाँ पे मांग का नियम लागू नहीं होता। हमने पढ़ा था मांग के नियम में कि कीमत के घटने पर मांग की मात्रा बढ़ जाती है और कीमत के बढ़ने पर मांग की मात्रा घट जाती है। लेकिन गिफन वस्तुओं में कीमत के बढ़ने पर मात्रा बढ़ जाती है और कीमत के घटने पर मात्रा घट जाती है। इसमें जैसे उदाहरण दिया हुआ है ज्वार और बाजरे का। दूसरा है प्रतिष्ठात्मक प्रतीक वाली वस्तुएं। प्रतिष्ठात्मक प्रतीक वाली वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाती हैं। जैसे अमीर लोग हैं, वो हीरा पहनते हैं, वो जितना महंगा हीरा पहनेंगे समाज में उनकी प्रतिष्ठा उतनी ज़्यादा ही बढ़ेगी, उनका आदर उतना ही ज़्यादा होगा, उनका स्टेटस सिंबल है वो। और अगर हीरे की कीमतें कम हो जाएं और उसे एक मिडिल क्लास पर्सन भी खरीद सके या कोई ऐसा मध्यवर्ती आदमी भी खरीद सके तो वो उस हीरे को खरीदना बंद कर देंगे। तो ये सब चीज़ें प्रतिष्ठात्मक प्रतीक होती हैं जिन पे मांग का नियम लागू नहीं होता। तीसरा है वस्तु की भावी कीमत में परिवर्तन की संभावना। इससे क्या तात्पर्य है कि जैसे आज मैं सोचा कि प्याज महंगी है, मुझे पता चला कि कल सस्ती हो जाएगी, तो मैं आज प्याज नहीं खरीद के कल प्याज खरीदूंगी। तो जो मैं प्याज खरीदने वाली थी उसकी मांग कम हो गई और अब वो मांग कल ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे ही मुझे पता चला कि कल प्याज महंगी हो जाएगी, तो मैं कल खरीदने के बजाय मैं आज ही प्याज खरीद लूँगी, तो आज प्याज की मांग बढ़ जाएगी। चौथा है उपभोक्ता की अज्ञानता एवं गलत धारणाएं। कभी कभी उपभोक्ता को पता नहीं होता और वो अज्ञान होता है, उसे ये मालूम नहीं कि कितनी वस्तु का कितनी कीमत है बाज़ार में, तो वो महंगी वस्तु भी खरीद लेता है, जो बाज़ार में कीमत है उससे कई गुना ज़्यादा देकर भी वस्तु को खरीद लाता है। तो ये अज्ञानता में शामिल है जहाँ पे मांग का नियम लागू नहीं होता। और पांचवा, जीवन के अनिवार्य वस्तुओं की मांग। जीवन में जो ऐसी वस्तुएं जो अनिवार्य हैं, जैसे दवाइयों की कीमतें बढ़ जाएं या घट जाएं, इससे आपके ऊपर मांग के नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कीमतें ज़्यादा भी होंगी दवाइयों की तो भी आप उसका उपभोग करोगे। तो इसलिए यहाँ पर मांग के नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब हम इसी के साथ हमारी 2 चीज़ें रह गई हैं जिसे हम इस पूरा कर देते हैं इस चैप्टर में। अब हमारे पास बचे ये 2 चीज़ें। हमने पढ़ा था कि मांग को निर्धारण करने वाले तत्वों में संबंधित वस्तुएं। अब ये संबंधित वस्तुएं कौन सी हैं? तो एक होती है प्रतिस्थापन वस्तु और एक होती है पूरक वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं वह वस्तु हैं
स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तु होती हैं जब हम एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का प्रयोग करते हैं, उसे हम स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। जैसे चाय है, अगर चाय महंगी हो जाए तो हम चाय पीना बंद कर देंगे और क्या पीना लगेंगे, उसकी जगह कॉफ़ी पीने लग जाएंगे। तो देखिए, जैसे ही कीमत बढ़ी P से P1, वैसे ही कॉफ़ी की मात्रा बढ़ गई Q से Q1, या फिर चाय की मात्रा बढ़ गई, चाय की मांग बढ़ गई, या फिर कॉफ़ी की मात्रा बढ़ गई। आप जिस तरीके से लेना चाहें उस तरीके से देख सकते हैं। अगर मैं मानते हैं हम कि हम कीमत लेते हैं चाय की और मात्रा लेते हैं कॉफ़ी की, तो कीमत के बढ़ने पर चाय की हमारी कॉफ़ी की मात्रा बढ़ जाएगी। दोनों बढ़ रहे हैं। देखिए, कीमत है किसकी, चाय की, और मात्रा किसकी है, कॉफ़ी की। जैसे ही चाय की कीमत बढ़ी, मैंने चाय की जो मांग है वो क्या कर दी, कम कर दी। और जैसे ही चाय की कीमत बढ़ी, वैसे ही कॉफ़ी की मात्रा बढ़ गई, क्योंकि कॉफ़ी की कीमत तो वही है, तो कॉफ़ी तो सस्ती है अभी चाय के मुकाबले, इसलिए कॉफ़ी की मात्रा बढ़ गई और चाय की मात्रा घट गई। इसे हम कहते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आए तो आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझसे फ़ोन कर पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं वो वस्तु होती हैं जो एक साथ प्रयोग में ली जाती हैं, जैसे पेन और इंक, बैट और बॉल, चौक और ब्लैक बोर्ड। ये सब वस्तुएं पूरक वस्तु होती हैं जिन्हें हम एक साथ देते हैं। कार और पेट्रोल, अगर कार की कीमतें बढ़ जाएं या अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएं तो हम कार की मात्रा को कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि पेट्रोल महंगा है तो हम कार नहीं लेंगे। तो ऐसी चीज़ें जिनमें विपरीत संबंध हो, जैसे देखिए, कीमत बढ़ी पेट्रोल की तो मात्रा किसकी घटेगी, पेट्रोल की। तो यहाँ पर गाड़ी की मात्रा भी घट जाएगी। क्यों? क्योंकि पेट्रोल महंगा है और गाड़ी में पेट्रोल ही डलता है, इसलिए लोग गाड़ी कम प्रेफर करेंगे और चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर ये जो है पेट्रोल के प्राइस ये तो बढ़ रहे हैं और जो गाड़ी की मात्रा है वो घट रही है। दोनों का मैंने आपको पहले ही बताया था कि दोनों के एरो अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों में कैसा संबंध पाया जा रहा है, विपरीत संबंध पाया जा रहा है। तो स्थानापन्न वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनका एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का उपयोग किया जाता हो, वो स्थानापन्न वस्तुएं, जैसे चाय और कॉफ़ी। और पूरक वस्तुएं वह वस्तु होती हैं जिनको हम साथ में यूज़ करते हैं, जैसे कि कार और पेट्रोल, बैट और बॉल, पेन और इंक। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। इसमें एक पार्ट रह गया है जिसमें हम आगे थर्ड पार्ट में कवर कर लेंगे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है या कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और अगर और अच्छा बनाने की कोशिश करनी है तो आप मुझे मोटिवेट करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरी मेहनत को सफल बनाएं। थैंक यू सो मच।